आइए आज हम स्टडी करेंगे अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। तो जो ओवरलैपिंग है कितने टाइप की होती है और जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसका नेचर क्या होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखिए, कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के दो प्रकार होते हैं। तो जो कक्षकों की ओवरलैपिंग होती है वो उसके तरीके के हिसाब से जो सहसंयोजी आबंध है यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो सिग्मा आबंध और दूसरा है पाई आबंध। अब देखते हैं सिग्मा आबंध का क्या मतलब है। तो देखिए, सिग्मा आबंध इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर्नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार यानी हेड ऑन अतिव्यापन या अक्षीय यानी एक्सियल अतिव्यापन से बनता है या कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो ये पूरा यहां से यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। पूरा यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार का आबंध परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, जो एस टाइप का अतिव्यापन है उसमें क्या है कि आपस में सिरों का ओवरलैपिंग होती है, यानी सिर एक दूसरे पर रख जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करते हैं, या इसी को अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। तब इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। यस आबंध यानी सिग्मा आबंध बनता है। यस मतलब सिग्मा आबंध बनता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हेड ऑन या सिरेवार अतिव्यापन हो, जिसको हम एक्सियल अक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं, तो हमें सिग्मा बंध प्राप्त होता है। इस प्रकार का आबंध परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक के प्रकार के संयोजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला क्या है, एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन यानी जो यस कक्षक है हमारे वो आपस में मिले। तो इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धभूत यानी हाफ फील्ड यस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, जैसा नीचे दिखाया गया। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि हाफ फील्ड होना चाहिए, आधे भरे हुए यस कक्षक होना चाहिए। पीछे भी हमने पढ़ा था, तो आधा भरा हुआ होगा तभी दूसरा जो आधा भरा हुआ है वो एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेगा। और बाहरी कक्षा आधी भरी होना चाहिए। अंदर वाले तो कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाली कक्षाओं के, तो वो तो भाग लेते ही नहीं। बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाए जाते हैं, तो किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस हिसाब से हम नाम देंगे। तो यस कक्षक के इलेक्ट्रॉन अगर वो अतिव्यापन करते हैं तो एस एस अतिव्यापन कहते हैं। एक यस है, एक दूसरा भी यस है। तो इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धभूत यानी हाफ फील्ड यस कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, नाभिक वाले अक्ष पर, जैसा चित्र में दिखाया गया। देखिए, ये यस कक्षक हमने बताया था कि यस गोलाकार होता है, पी डमरू के आकार का होता है और डी द्वि डमरू के आकार होता है, डबल डम्बल शेप, और एफ की आकृति जटिल होती है। तो ये देखिए दोनों हैं, यहाँ पर अतिव्यापन हो रहा है, तो यस यस अतिव्यापन हो जाएगा। अब अगर यस पी अतिव्यापन की बात करें तो एक यस कक्षक होगा, एक पी कक्षक, और आधे भरे हुए होना चाहिए।
तो इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु की अर्धभूत यानी आधे भरे हुए यस कक्षक तथा दूसरे परमाणु का अर्धभूत अर्धभृत मतलब आधा भरा हुआ पी कक्षक के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए यस और पी कक्षक है। हमने बताया था कि यस गोलाकार होता है, पी डमरू के आकार का होता है और पी भी आधा भरा हुआ हो और यस भी आधे भरा हुआ हो। जब इनके बीच अतिव्यापन होता है तो इसको एसपी अतिव्यापन कहते हैं। तो देखिए यस कक्षक है और ये पी कक्षक है, इनके बीच अतिव्यापन हो रहा है तो यस पी अतिव्यापन कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं पी अतिव्यापन क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पी अतिव्यापन में क्या होगा कि इस प्रकार का अतिव्यापन दो परमाणुओं के अर्धभृत पी कक्षकों के बीच होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि पी कक्षक है, ये भी पी कक्षक है और दोनों आधे भरे हुए होंगे तो इनके बीच अतिव्यापन होगा। तो ये देखिए पी कक्षक का अतिव्यापन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब पी कक्षकों का दो प्रकार से अतिव्यापन हो सकता है, इसको ध्यान देना है। तो अब देखिए पाई आबंध बता रहा है, पाई आबंध ये देखिए इस तरह से अतिव्यापन होगा तो सिग्मा आबंध की बात होगी। अब पाई आबंध की बात क्या होगी, अभी हमने सिग्मा पढ़ा तो सिग्मा में यस आबंध था, एसपी आबंध था, यस अतिव्यापन था, एसपी अतिव्यापन था और पी अतिव्यापन था, सब हमने पढ़ लिया। अब पाई आबंध कैसे बनता है उसको भी देखते हैं। तो अब पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके कक्ष एक दूसरे के समांतर तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि पाई आबंध जब बनेगा तो उसमें क्या होता है कि जो कक्षक होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए ये समांतर है, ये इसके समांतर है और इस प्रकार से अतिव्यापन हो रहा है। या इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर हम जो है ये जो ऐसे है इसको अगर जो है इस प्रकार से पकड़ें, जैसे मान लीजिए दो पेन है, ऐसे खड़े खड़े पकड़ेंगे, हमारी उंगली देखिए फोटो में, तो इस प्रकार से पकड़ेंगे तो ये वाला दिखाई देगा ये। और अगर उंगली को इस तरह कर दें, इस तरह, तो ये आगे वाले नुकी जो उंगलियों के जो दो भाग हैं वो दिखाई देंगे। तो ये इस प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है जो अथवा करके लिखा गया है। तो ये हमारा पी अतिव्यापन हो जाएगा। तो पी कक्षक और पी कक्षक है तो ये पी अतिव्यापन हो जाएगा। अब देखिए आगे आ जाता है सिग्मा अथवा पाई आबंधों की प्रबलता, यानी सिग्मा और पाई आबंध में कितना स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखिए मूलतः आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। तो इसको ध्यान देना है कि जो आबंध की प्रबलता होती है वो अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध जिसमें कम अतिव्यापन है होता है की तुलना में अधिक प्रबल होता है। तो ध्यान देना है कि सिग्मा आबंध जो होता है इसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा आबंध ज्यादा प्रबल होता है। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता है, यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी अणु में केवल पाई बंध हो, ऐसा नहीं हो। सिग्मा बंध तो अकेला हो सकता है लेकिन पाई बंध अकेला नहीं होता, यानी सबसे पहले सिग्मा बंध बनता है फिर उसके बाद पाई बंध बनता है, तभी तो पाई अकेला नहीं रह सकता क्योंकि पहले सिग्मा बन चुका होगा। तो ध्यान देना है कि पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता, यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान देना है
कि जाहिर सी बात है कि जब सिग्मा बंध के बाद ही ये बनता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बंध होगा तो वो सिग्मा ही होगा। तो पाई हमेशा वहाँ पाया जाएगा जहाँ एक से अधिक बंध होंगे, यानी द्विबंध होंगे या त्रियाबंध होंगे, तो वहीं हमारा ये सिग्मा पाया जाएगा। अब देखिए आगे आ जाते हैं संकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो संकरण पीछे शब्द आया था, तो हमने आपको बताया था कि आगे आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने संकरण सिर्फ इतना कह के समझा दिया था कि जैसे कोई जंगली गेहूं की फसल पौधा है और एक घरेलू गेहूं का पौधा है, दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, जो बीज नया बनता है। तो उसी से हाइब्रिडाइजेशन या संकरण शब्द आया है। तो संकर का मतलब मिला जुला, मिश्रित। तो अब देखते हैं यहाँ पर कच्छकों का जो मिला जुला रूप होगा, उस वजह से यहाँ पर संकरण नाम दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि CH4NH3H2O जैसे बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। तो पॉलिंग साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बताया कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो संयोजित होकर के आपस में मिल करके समतुल्य कक्षकों, समतुल्य मतलब समान आकृति या समान ऊर्जा वाले इस तरह के समूह बनाते हैं, कक्षकों का समूह बनाते हैं। तो इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। जैसा हमने बताया अभी उदाहरण में कि कोई जंगली गेहूं की पौधा है और घरेलू गेहूं का पौधा है, उनके बीच क्रॉस कराया गया, तो पौधे तो दोनों ही हैं। तो उनसे जो हाइब्रिड प्राप्त होगा उसमें जंगली पौधे का भी लक्षण होगा और घरेलू पौधे का भी उस बीज में लक्षण होगा, यानी दोनों का मिला जुला रूप होगा। तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं, यानी जो कक्षक मिल रहे हैं उनमें दोनों कक्षकों के मिले जुले लक्षण होंगे। तो इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। आबंध विरचन यानी आबंध निर्माण में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो आबंध का निर्माण होता है यानी बांड बनता है, तो उसमें क्या होता है कि परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर प्योर जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी जगह पर हाइब्रिड यानी संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं। इस घटना को हम संकरण कहते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे से, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जो कक्षक आपस में मिल रहे हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। ध्यान दीजिए, लगभग समान ऊर्जा। तो लगभग समान ऊर्जा होगी वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, ऊर्जाओं का आपस में पुनर्वितरण होता है और समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा जो है लगभग समान होती है, यानी ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो कक्षक आपस में मिल करके ऊर्जा का आदान प्रदान करके समान ऊर्जा के कक्षक बन जाते हैं और उनके आकार भी एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार बने कक्षकों के बनने की प्रक्रिया को ही हम संकरण कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। तो उदाहरण दे रहा है कि कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरण द्वारा
4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। तो इसको हम आगे विस्तार से पढ़ रहे हैं कि ये कैसे बनाते हैं, तो इस बारे में हमको जानकारी होगी। तो संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण, तो संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण और sp3 किस प्रकार बना, तो sp, sp2, sp3 अभी हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो हमको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये बन रहे हैं। तो संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण, तो संकरण के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। अभी हमने संकरण पढ़ा, संकरण में क्या बताया गया, उसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा ये बताया गया कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में जब मिलते हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, यानी ऊर्जा जिसकी कम है उसको मिलती है, जिसकी ज़्यादा है उससे कम वाले में जाती है, और कक्षकों का ऊर्जा समान हो जाता है और उनके आकार भी समान हो जाते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है उसी प्रक्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए संकरण के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो पहला कह रहा है कि संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जितने भी संकर कक्षक हमारे बनते हैं तो उतने ही कक्षक हमारी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही संकर कक्षक बनते हैं। अगला कह रहा है कि संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार वाले होते हैं। जो संकर कक्षक होते हैं वो हमेशा उनकी ऊर्जा समान होती है और समान आकार भी होता है। संकर कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। जो संकर कक्षक होते हैं, अगर स्टेबल बांड की बात की जाए, प्रबल बांड स्थायी आबंध की बात की जाए, तो इनमें शुद्ध कक्षकों की तुलना में अधिक क्षमता होती है। जाहिर सी बात है कि प्रकृति किसी चीज को बनाएगी तो स्थायित्व के लिए ही बनाएगी, इसलिए शुद्ध कक्षकों की तुलना में जो संकर कक्षक हैं ये ज्यादा स्थायी बांध बनाने में सक्षम है। अगला कह रहा है कि संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशनल फ्री स्पेस, मतलब अंतराकाश में खाली जगह। तो वहाँ पर अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में ये निर्देशित होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोगों ने माना था, तो किसी भी एक्सिस में जहाँ पे इनको स्थायित्व मिलेगा वहीं अपना ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। इसलिए जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है, यह हमारा किसी अणु की आकृति को बताता है, ज्यामिति यानी जियोमेट्री को बताता है। अब संकरण की मुख्य परिस्थितियाँ, तो संकरण की कंडीशन क्या है, किन किन स्थितियों में संकरण होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। इसको ध्यान देना है कि जो परमाणु है तो उसमें जो संयोग में भाग लेने वाले कक्ष हैं, जैसे सामान्यतः हमने समझा है कि जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा होती है उसमें पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वही संयोजकता में भाग लेता है, दूसरे परमाणु से संयोग करने में भाग लेता है। उसका कारण यह है कि बाहरी कक्षा नाभिक से दूर होती है, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में नाभिक का आकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। जब प्रभाव कम होगा तो उसको नाभिक के आकर्षण से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए वो संयोग में आसानी से भाग लेता है। तो इसीलिए परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। तो ध्यान देना है कि जो संयोजकता कक्ष है, बाहरी कक्ष है, वही परमाणु के संयोजकता में या कक्षक, बाहरी कक्षा के जो कक्षक हैं उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या कक्षक संकरित होते हैं। तो इसको ध्यान देना। संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है,
ये बात ध्यान दीजिए कि संकरण के लिए जो है कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उसके उत्तेजन की आवश्यकता नहीं है, यानी एक्साइट स्टेट में हो या ना हो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धवृत कक्षक ही संकरण में भाग ले। इसको भी ध्यान देना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल आधा भरा हुआ ही कक्षक संकरण में भाग लेगा। कभी कभी संयोजकता कक्ष के पूर्ण भृत तथा खाली कक्षक भी संकरित हो जाते हैं। कभी कभी ये है कि पूरा भरा हुआ कक्षक या कभी कभी जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी संकरण में भाग लेता है। जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि जब कार्बन था उसमें 4 थे तो एक 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था और p में 3 थे, तो 2s वाला 2s में 2 थे तो 2s का उछल करके p वाले में चला गया था, तो p का तो कक्षक खाली था तो वो भी भाग ले लिया, और जिसमें 2 थे s वाले में उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन आगे गया तो वो भी संकरण में भाग ले लिया। तो कुल मिलाकर के पूरा भरा हुआ हो या एकदम खाली कक्षक हो या आधा भरा हुआ हो, सब प्रकार के कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, तो इसको ध्यान देना। अब आगे आ जाते हैं संकरण के प्रकार। तो देखिए संकरण जो है sp तथा d कक्षकों के संकरण निम्न प्रकार से होते हैं। तो sp और d कक्षकों के संकरण होते हैं, तो उसी आधार पर f का नाम नहीं लिया जा रहा है तो sp d का नाम लिया जा रहा है। तो इनके संकरण किस प्रकार से होते हैं इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला sp संकरण। तो इस प्रकार के संकरण में एक s तथा एक p कक्षक संकरित होकर 2 समान sp संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि sp संकरण है तो एक s कक्षक भाग लेगा, एक p कक्षक भाग लेगा, और हमने पीछे पढ़ा है कि संकरण में समान ऊर्जा के कक्षक भाग ले, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेंगे और समान ऊर्जा के कक्षकों में संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के संकरण में एक s तथा एक p संकर कक्षक संकरित होकर 2 समान sp संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। z अक्ष पर संकर कक्षकों को पाने हेतु sp संकरण के लिए s तथा pz कक्षक उपयुक्त होते हैं। तो अगर हम z अक्ष पर x y z देखें, x y z अक्ष होती हैं, तो यहाँ पर z अक्ष पर अगर हम संकरण की बात करें तो चूंकि यस हमारा गोलाकार होता है तो गोला तो उसका आकार ही ऐसा है कि एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात एक ही होता है तो उसका ओरिएंटेशन जो विन्यास है पहली बार तो गोलाकार है, दूसरी बात एक ही कक्षक होता है यस उपकक्षक में, तो उसके एक्स वाई जेड हम कैसे ओरिएंटेशन करेंगे? तो उसको सिर्फ डायरेक्ट वही लिखेंगे। पी में 3 होते हैं तो इसको एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो जेड अक्ष वाला अगर संकरण में भाग लेगा तो sp संकरण के लिए s तथा pz कक्षक उपयुक्त होंगे। अगर हम z अक्ष पर संकरण की बात करेंगे तो z अक्ष वाला p कक्षक लेना पड़ेगा। प्रत्येक sp संकर कक्षक में 50% s लक्षण तथा 50% p लक्षण होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। अब यस और पी दोनों मिला करके अगर 1 हो तो यस कितना होगा? आधा। पी कितना होगा? आधा, क्योंकि दोनों का जोड़ बराबर 1 है। तो अगर अब दोनों 100 हो तो यस कितना होगा? 50। पी कितना होगा? 50। इसलिए 50% यस लक्षण है और 50% पी लक्षण है। इसको ध्यान दीजिए। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकरित होते हैं तथा 2 परमाणुओं से आबंध बनाते हैं तो अणु की रैखिक ज्यामिति होती है। इस प्रकार के संकरण को विकर्ण संकरण भी कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जाहिर सी बात है कि एक यस कक्षक है, रैखिक ज्यामिति होगी sp संकरण की, और इसको विकर्ण संकरण या डायगोनल
हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक यस है एक पी है, तो एक बिंदु हमने यहाँ बना दिया, एक बिंदु यहाँ बना दिया। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक रेखा ही बनेगी, एक रेखा ही बनेगी। इसलिए इसकी जो ज्यामिति या जियोमेट्री है वो रेखीय होगी, क्योंकि दो बिंदु हैं, जैसे एक यस एक पी है, उसको मिलाएंगे तो रेखा ही बनेगी। उसी प्रकार से जैसे दो बिंदु हैं उनको मिलाएंगे तो रेखा ही बनेगी। आगे देखते हैं, कह रहा है एसपी संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लोब, जिनको पॉली बोलते हैं, तथा अत्यंत छोटे ऋण लोब विपरीत दिशाओं में जेड अक्ष की ओर दृष्ट होते हैं। इसके कारण प्रभावी अतिव्यापन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रबलतम आबंध निर्मित होते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड, ये तीनों अक्ष, यहाँ पर कोण नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए कि एक्स कागज के प्लेन पर इधर को है और वाई जेड एक्स कागज के प्लेन पर इधर है और वाई हमारा कागज से अंदर 90 डिग्री पर, इस पॉइंट पे अगर हम खड़ा पेन रख दें तो ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो इसलिए ये चित्र ऐसे बनाया गया है, क्योंकि कागज के प्लेन पर हम अंदर घुसा के नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको वाई को ऐसे दिखाया गया है। नहीं, एक्स वाई जेड सारे 90 डिग्री पर हैं। तो इसको ध्यान देना है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एसपी संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लोब, जिनको पॉली कहते हैं, तथा अत्यंत छोटे ऋण लोब विपरीत दिशाओं में जेड अक्ष की ओर दृष्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको ये बाहर की ओर जो ये लोब है ये प्लस लिखा हुआ है, और ये अंदर की ओर देखिए छोटा छोटा ये माइनस लिखा हुआ है। तो ये देखिए जेड अक्ष है, तो अगर इधर से इधर की बात करें तो सीधी सरल रेखा होगी, तो इसलिए पूरा कोण 180 डिग्री होगा, आकृति रेखीय होगी। एसपी संकर कक्षक ये दिखाया जा रहा है, एसपी संकर कक्षक। तो इसको फिर से समझिए इस बात को कि एसपी संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लोब, यहाँ पर देखिए एसपी संकर कक्षक के, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए धन लोभ है, ये धन लोभ है, और ये अंदर ऋण लोभ है। तो धन धन आपस में जो है सरल रेखा में है, देखिए 180 डिग्री का कोण बनाया है, और ये लिनियर या रेखीय इसकी आकृति बताई गई है। तो वही कह रहा है कि एसपी संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लोब, जिनको पॉली कहते हैं, लोब बाहर ऐसे जो निकले हुए हैं, तथा अत्यंत छोटे ऋण लोब विपरीत दिशाओं में जेड अक्ष की ओर दृष्ट होते हैं। तो ये देखिए धन अक्ष है, धन अक्ष, और धन अक्ष के विपरीत ये ऋण है, विपरीत दिशाओं में ऋण इधर इधर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रभावी अतिव्यापन, इसके कारण प्रभावी अतिव्यापन होता है, जिससे क्या होता है कि प्रभावी अतिव्यापन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रबलतम आबंध निर्मित होता है। जिससे क्या होता है कि जो आबंध होते हैं वो प्रबलतम होते हैं। अब एसपी संकरण वाले अणुओं के उदाहरण, अब एसपी संकरण वाले जो अणु हैं उनके उदाहरण के बारे में चर्चा की जा रही है। तो एसपी संकरण के उदाहरण के बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।